वर्तमान में आप सभी लगातार खबरों में देख पा रहे होंगे कि एक सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे भारत में, जो कि प्रतिवर्ष हर साल ये इसकी पुनरावृत्ति होती है, और ये समस्या है बाढ़ आपदा की। हर साल भारत के विभिन्न हिस्से बाढ़ से डूब जाते हैं। विभिन्न हिस्से जिसमें से पूर्वोत्तर भारत खासकर, और उत्तर भारत में बिहार का क्षेत्र, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती ही आती है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, जब लौटता हुआ मानसून होता है उस समय तमिलनाडु में भी बारिश होती है और वर्षा के परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी बाढ़ की समस्या देखी जाती है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाढ़ आपदा है क्या, बाढ़ आपदा को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं, और किस तरीके से भारत के कुछ हिस्से जो निश्चित तौर पर प्रकृति के एक बहुत बड़े वरदान हैं, जहां पर बड़े स्तर का प्राकृतिक सौंदर्य है, जहां पर टूरिज्म को लेकर के अपार संभावनाएं हैं, वो क्षेत्र किस तरीके से प्रतिवर्ष बाढ़ आपदा का शिकार होता है। देखिए, आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। कारण क्या है, जो मानसून के 4 महीने आते हैं और इस समय पर वर्षा ऋतु के दौरान भारत में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो हिस्से बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। आज आप पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। यदि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता और जल भराव हो जाता तो ऐसी स्थिति में आप यूपीएससी की किताब लेकर के घूम रहे होते, है ना, उसको बचा रहे होते कि कैसे मेरी किताब बच जाए। जो लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, साल भर की संपत्ति उनकी एक झटके में ही खत्म हो जाती है, बाढ़ में सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही भयावह स्थिति होती है। जीवन में जो भी कमाई है प्रतिवर्ष उनकी खत्म हो जाती है। तो बिहार में आमतौर पर अभी देख रहे हैं बड़े स्तर की बाढ़ आपदा चल रही है, और उत्तर पूर्व हिस्से पे देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी बड़े स्तर की बाढ़ आपदाएं आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अभी इस समय आपका 2 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, देखो बाढ़ आपदा, बाढ़ पानी किसी को नहीं छोड़ता। जब जल प्रलय आता है तो कोई नहीं बचता है। और वर्तमान में इस समय आप देखेंगे जीव जंतु जो आपके हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, इन सभी जगहों पर बड़े स्तर का जल प्रवाह हो चुका है, और पर्यावरण से लेकर के मानव से लेकर पशु तक जलमग्न हो चुके हैं। और इसको लेकर सरकार की कोई रणनीति नहीं है कि इसको किस तरीके से ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि बाढ़ आपदा समाप्त की जा सके। तो आपदा प्रबंधन के तहत कैसे इसको हम प्रबंधित करें, ये मैंने मानचित्र दिखाया, अभी इस पे डिस्कस करूंगा। ये पूरा ब्रह्मपुत्रा का वो क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ ही क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्यों होते हैं, ये भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसको मानचित्र से देखेंगे। भारत का रिवर सिस्टम जो है, यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको ये नदियाँ हैं जहाँ पर जल प्रलय की स्थिति है, लोगों की क्या भयावह स्थिति हो जाती है, अपनी जो आधारभूत सामग्री है, सामान है, वो तक भी नहीं लोग बचा पाते हैं। तो बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जब बाढ़ आपदा आती है। तो ये देखिए, जितना भी आपका परिवहन व्यवस्था है पूरी ठप हो जाती है। ये जितने भी आपके सड़क परिवहन के साधन हैं एक बेकार हो जाते हैं। जल परिवहन में इस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है तो परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। आप देख सकते हैं ये स्थिति। और एक मैं आपको और दिखाऊं, जल भराव। एक तो हो गया बाढ़ आपदा, बाढ़ आपदा क्या है और जल भराव क्या है ना। ये देखिए किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा जितना भी आपका परिवहन तंत्र है परिवर्तित हो जाता है, किसी काम का नहीं आता, अप्रासंगिक हो जाता है, और मनुष्य से लेकर जानवर तक का जीवन संकट में आ जाता है। मैं आपको एक क्षेत्र यहाँ पर दिखाता हूँ, एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर से आपको ये देखेंगे दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली का। ये दिल्ली में वैसे बाढ़ की स्थिति बनती है, ऐसा नहीं है दिल्ली में नहीं बनती। जब हथनीकुंड बैराज है वहां से जल छोड़ा जाता है तो उस स्थिति में दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ता है, तो यहाँ पर भी यमुना का जो पूरा का पूरा बेसिन है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ये भी बाढ़ का सामना करते हैं, यहाँ भी होता है। लेकिन जल भराव एक अलग समस्या। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये इलाका दिखा रहा हूँ, मीडिया पे इस समय बड़े चर्चा पे है। मिंटो रोड है आपका, है ना, दिल्ली का मिंटो रोड है, और इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है, बड़ी इस समय चल रही है। इस तस्वीर में दिखाया गया कि जुलाई 1993 की ये स्थिति थी मिंटो रोड की, और ये आज जो है 19 जुलाई 2020 की स्थिति है। यहाँ पर भी अभी वही स्थिति है। तो ये आपकी जो ग्रीन बसेस चलती हैं डीटीडीसी की, इन बसेस ये पूरी देखे डूब चुकी है, तो समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर का जल प्रभाव है ना।
और ये जल भराव का कारण क्या है? जल प्रबंधन नहीं सही से किया जाना। मुंबई वगैरह में देखते होंगे, थोड़ा सा बारिश हुई, आप देखते हैं पूरा जलमग्न हो जाता है। वो सब छोड़िए, आप जहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी ये है, हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी प्रणाली इतनी मतलब बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है कि आप देखेंगे दोनों तरफ की नालियां जो होती हैं पूरी तरीके से चौक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और जो पूरा का पूरा घर का आपका पानी है, यदि वर्षा का पानी हो गया तो पूरे गली आपकी फुल हो जाती है। तो गली मोहल्ले हर जगह पे ये जल भराव की स्थिति भी होती है, लेकिन ये बाढ़ आपदा नहीं है। बाढ़ आपदा क्या है ये चीज़ मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि बाढ़ स्थिति ये बड़ी भयावह होती है। आमतौर पे जो लोग इस आपदा को महसूस कर सकते हैं, हम इसको चर्चा या पढ़ाना, इन विषयों पर बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग इन क्षेत्रों पे रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं। कैसे पूरा का पूरा उनका जो एक साल की कमाई है, गाढ़ी कमाई, और उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इन क्षेत्रों से विस्थापित होते हैं। सरकार लाखों की संख्या में लोग इन क्षेत्रों से विस्थापित होते हैं और हजारों की संख्या में लोग और पशु मारे जाते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। हजारों की संख्या में हर साल के आंकड़े हैं इस क्षेत्र में। और इसको लेकर के मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य भी बताऊंगा जो आप समझेंगे। अब देखो भारत में बाढ़, देखो ऐसा नहीं है, बाढ़ क्या है कि जल की ऐसी उपस्थिति है जो कि मानवीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और मानवीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मानव का जीवन दुर्भर हो जाता है। अब इस पे मैं चर्चा करूंगा, आपको बहुत सटीक परिभाषा दूंगा बाढ़ की। फिर बाढ़ आपदा को लेकर के क्या क्या प्रबंधन किया गया, सरकारी तंत्र क्या करता है, किस तरीके से राष्ट्रीय मोचन बल या आपदा प्रबंधन को लेकर के जो पूरा का पूरा एक फोर्स बनाई गई है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी क्या भूमिका होती है, और सरकार को आगे क्या करना चाहिए जिसके माध्यम से बाढ़ जैसी समस्या, बाढ़ जैसी आपदा का पूर्ण समाधान किया जा सके, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो भारत में भौगोलिक तौर पे उच्चावच है। अब इसकी बात अभी मैं करूंगा, इसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं जो आपकी आती हैं, उसमें सबसे बड़ी और सबसे भयावह आपदा आपकी बाढ़ की आपदा है ना। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि भारत का जो उच्चावच है, जो असममित भू आकृति है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर जो है मैदानी क्षेत्र है, इस कारण से भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्राकृति और तीव्रता के निर्धारण की अहम भूमिका होती है। यानी कि उच्चावच के कारण भी हमारे यहाँ की जो ढाल प्रवणता है, उसके परिणाम स्वरूप भी बाढ़ की भयावह स्थिति कुछ क्षेत्रों में ज्यादा होती है। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा का कहने का तात्पर्य है कि कुछ क्षेत्रों में तो बाढ़ आती नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में निरंतर और लगातार आती रहती है, और उसको लेकर के वहां की आबादी परेशान होती रहती है। इसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में बाढ़ आने की घटनाएं हर बार होती हैं, बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। और इसके तहत राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है, जिसने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। ये थोड़ा सा एक डेटा है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। इसके तहत मैं एक मानचित्र आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, जिस मानचित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बाढ़ वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये किस तरीके से है। आपको एक मानचित्र से, एक मैप से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा इंडिया का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो मैंने यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। पूरा फ्लड जोन मैप है। आप देखेंगे यहां पर भारत में जो उत्तर भारत की नदियां हैं, सदा नीरा नदियां हैं, है ना। सदा नीरा नदियां मतलब यहां पर वर्ष भर पानी रहता है, हमेशा जल की उपस्थिति रहती है। मानसून आता है, एक तो मानसून की अनिश्चितता है। वैसे मानसून 1 जून को भारत में प्रवेश करता है, लेकिन कभी एल नीनो की भौगोलिक परिघटना होती है, कभी ला नीना की परिघटना होती है। तो ऐसी स्थिति में मानसून की अनिश्चितता है। ये तय नहीं किया जा सकता कि किस वर्ष कितनी वर्षा होगी। ये भौगोलिक कुछ ऐसी परिघटनाएं होती हैं जिनसे निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि एक तो उत्तर भारत का ये पूरा का पूरा जितना भी विशाल मैदानी क्षेत्र है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो भारत का जो पूरा का पूरा उच्चावच वाली स्थिति है, यहां पर देखेंगे विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो कि उत्तर भारत वाले क्षेत्र में फैली हुई हैं, ठीक है। इसमें बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी ये है। इसके बाद मैदानी हिस्सा है, नदियां जो हिमालयी क्षेत्र से निकल करके इस पूरे ढाल से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सभी नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद लेकर के आती हैं, है ना। बड़ी मात्रा में गाद या सिल्ट लेकर के आती हैं, मिट्टी का कटाव लेकर के आते हैं इन पूरे पहाड़ी क्षेत्रों से, और आकर के उन्होंने यहाँ पे एक विशाल मैदान का निर्माण किया, जलोढ़ को लेकर के आती हैं, जिससे मैदान का निर्माण किया है। और ऐसे स्तर पे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में इन नदियों के द्वारा
गाद का जमाव किया जाता है अपनी तलहटी क्षेत्र पे, और तलहटी क्षेत्र उथली होती जाती है, और ऐसी स्थिति पे यहाँ पर जल भराव की समस्या हर साल देखी जाती है। प्रति वर्ष जो है फ्लड जोन डेवलप होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये गंगा नदी है, गंगा नदी तंत्र है, ये भी उत्तर भारत में बाढ़ आपदा में प्रभावी तौर पर भूमिका निभाती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि मई के महीने से ही, अप्रैल मई के महीने से ही गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है। कारण सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकना प्रारंभ होता है, और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो उनका जो अतिरिक्त जल होता है, अब आप कहेंगे कि भाई अप्रैल और मई के महीने में तो मानसून आता नहीं है, तो अप्रैल और मई के महीने में पानी कहां से आ जाता है? पानी आने का कारण है ग्लेशियर्स का पिघलना, गंगोत्री ग्लेशियर है, अन्य जहां से भी जल की राशि, क्योंकि यहां पर कोई भी नदी अकेले नहीं बहती, उसके साथ नदी का पूरा एक तंत्र होता है, नदी बेसिन होता है, कई नदियों से मिलकर के एक नदी तंत्र बनता है। तो ऐसी स्थिति में इनके जल के स्तर का बढ़ाव होता है ना, जल स्तर बढ़ता है। अप्रैल मई के महीने से ही गंगा नदी पे आप देखेंगे कि जगह जगहों पर बाढ़ की कहानी चालू हो जाती है। अब देखिए, इसके लिए सरकार ने काम कर रखा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित की गई हैं, है ना, हर जगह पे बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, जिनमें जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सबसे प्रमुख समस्या बाढ़ समस्या का निदान है ना। लेकिन आमतौर पे जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ समस्या के निदान के बावजूद भी यही डैम लगातार खोल भी दिए जाते हैं। जब इनकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति पे ये ना हो कि डैम पूरी तरीके से कहीं ब्रेक हो जाए या क्रैक हो जाए, उसके बाद तो आपदा का रूप और भयावह हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, उत्तराखंड में भिलांगना और जो भागीरथी के संगम पे बना हुआ है टिहरी गढ़वाल डैम, है ना, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। मैंने आपको एक भारत दर्शन का एपिसोड में दिखाया भी था, जिसका 3000-4000 किलोमीटर पे पूरा का पूरा जलाशय है टिहरी डैम का। तो यदि कभी ऐसा हो जाए कि डैम टूट जाए, तो ऐसी स्थिति पे तो दिल्ली तक पानी आ जाएगा, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा चुकी हैं। तो जल को खोल दिया जाता, जितने भी डैम है यदि उनका एक क्षमता से ऊपर जल की उपस्थिति होती, तो ऐसी स्थिति पे डैम खोल दिया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप भी बाढ़, नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता है और बाढ़ आपदा में बदल जाता है। तो अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप ये पूरा फ्लड जोन देख रहे हैं, जहां जहां पर बाढ़ हर साल आती है। आप देखेंगे इस क्षेत्र पे बाढ़ की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कारण क्या है? एक तो पठारी क्षेत्र है, और उच्चावच की दृष्टि से देखें तो ऊंचाई पर है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और ये आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र है। और यहां पर जो नदियां हैं, ये मानसूनी नदियां हैं, इन पे जल की अधिकांश उपस्थिति नहीं होती। लेकिन जो ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण इन नदियों का जलस्तर तो ज्यादा होता है, लेकिन जब वर्षा या मानसून आता है, तो मानसून में इनकी जल की उपस्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब जल की उपस्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति पर यहां पर ये अतिरिक्त जल के कारण से बाढ़ आपदा का जन्म देती हैं। अब बाढ़ को मैं एक बार परिभाषित करूंगा, ठीक है। बाढ़ की परिभाषा क्या हो सकती है, सटीक परिभाषा जो अपनी परीक्षाओं में आप लिख सकते हैं। बाढ़ आपदा का मतलब ये है, ये परिभाषा आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए और लिख भी लेनी चाहिए। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर पहुंच जाता है, तो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। समझिए फिर से, नदी का जल उफान के समय या अतिरिक्त जल के जब उसमें आता है, जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर पहुंच जाता है, तो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। जितना नदी की तलहटी या नदी बेसिन की क्षमता, उससे अतिरिक्त जब जल आएगा, उसके बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है, और जहां पर मानवीय आवास होता है। आमतौर पे जल का मानवीय आवासों में प्रवेश, बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। इसको आप बाढ़ के तौर पे परिभाषित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत के विभिन्न हिस्से हैं, और मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको दिखाऊं। ये पूरा का पूरा ये है एक मानचित्र है फ्लड जोन आपका, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर भारत का ये गंगा और यमुना और इसकी सहायक नदी तंत्र, इसके द्वारा यहाँ पर पंच नदियां हैं। तो पंजाब का क्षेत्र है, जिसमें सतलुज और ब्यास इन नदियों के द्वारा भी इस क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति समय समय पर देखने को मिलती है। यहाँ पे उत्तर भारत में बाढ़ प्रवणता सर्वाधिक होती है। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार वाला रीजन, यहाँ पे लगातार कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका जो है कुछ निश्चित पैटर्न नहीं है कि ये इसी दिशा में बहेंगी। नदियों के द्वारा अपने मार्ग को भी परिवर्तित किया
किया जाता है। कारण क्या होता है? भारी मात्रा में गाद का जमाव, अपने मार्ग को अवरुद्ध कर देना। गाद का जमाव, भारी मात्रा में गाद के जमाव के कारण से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तलछटी उथली हो जाती है और ऐसी स्थिति पर भी ये नदियां क्या करती हैं? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पूरा बिहार ये बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो असम का मैदानी हिस्सा, ये भी आपका, आप देखिए ऊपर तो आपका यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, उच्चावत के दृष्टि से पर्वत है ना। अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। इसके बाद यहां पर देखेंगे नागालैंड पर्वतीय, यहां पर पटकाई बूम है। इसके बाद यहां पर मणिपुर पहाड़ियां हैं, है ना, और यहां पे लैमाटोम या मिजोरम मिजो हिल है, और ये पूरा का पूरा त्रिपुरा, ये जितना भी हिस्सा है, यहां पे मेघालय का पठारी हिस्सा है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहां पर एक पूरा का पूरा मैदान बनाया गया है असम वाले क्षेत्र में, तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है हर साल प्रतिवर्ष। नॉर्थ ईस्ट में अभी इस साल देख लेंगे, मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें आपकी हैं जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क में इतनी बुरी स्थिति है, बड़ी संख्या में वहां पर जानवरों की मृत्यु होनी चालू हो चुकी है। आप देख रहे होंगे, चर्चा पे बना होगा, और उस पे मानस पे भी जल भराव बड़ी तेजी से हो चुका है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। अभी देखिए ये एक इमेज ऐसी निकल के आ रही है, ये टाइगर है, मानस के अंदर जो है टाइगर की इसकी डेथ हुई है। तो अब जल भराव हो जाएगा तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जलीय जीव तो है नहीं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये आपके काजीरंगा में जो गैंडे हैं, इनकी स्थिति देखिए, बेचारे ये भी जल प्रलय के अंदर जलचर हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में यदि जल इनके समझिए यदि इनके ऊपर से बहेगा तो कितने समय तक सर्वाइव कर पाएंगे? छोटी छोटी बहुत सारी जितनी भी जीव जंतु यहाँ पर आवास करते हैं वो तो रह ही नहीं पाएंगे, है ना। और ऐसा कोई है नहीं कि यहाँ पर बहुत ऊंचे क्षेत्र हैं जिन पर ये चले जाएं। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी तरीके से प्रयास तो करते हैं बचने का, लेकिन ये बच नहीं पाते हैं। और चलिए एक बार मान लीजिए बच भी गए, लेकिन इनके भोजन की व्यवस्था क्या? खाने पीने के लिए भोजन ही नहीं मिलेगा तो भी निपट जाएंगे ये। और आमतौर पर जब हर साल बाढ़ आती है तभी हम जागते हैं, इससे पहले कोई बहुत अच्छी तैयारियां हमारे द्वारा नहीं की जाती हैं। तो एक ये आप देख सकते हैं, ऐसी तस्वीरें बहुत ही डरावनी हैं, देखने में बड़ा डर लगता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंटरनेट में आपको सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। चलिए मैं अब आगे चर्चा करता हूं कि बाढ़ को लेकर के और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या कारण है कि बाढ़ आती है। तो बाढ़ के आने के मैं कारण यहाँ पर आपको विकसित बताऊंगा, और ये सारे कारण आप लोग परीक्षाओं में लिख भी सकते हैं, चीज़ों को समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह में भी यदि ये पूछे जाते हैं तो भी आप इनको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाढ़ के कारण क्या है, क्यों भारत में बाढ़ ये लगातार हर साल आती है। सबसे पहली चीज, भारतीय मानसून की तीव्रता। मानसून बहुत, कभी कभी मानसून बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना और मानसून का अनिश्चित होना, इसके कारण भी बाढ़ आपदा भारत में आती है। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में भारी जल प्रवाह होता है। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में भारी मात्रा में जल प्रवाह होता है, उस कारण से भी बाढ़ की स्थिति बनती है। तटीय क्षेत्रों में आने वाले तूफान, आप देखते रहते हैं लगातार बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं, कभी उड़ीसा के तट पे, कभी पश्चिम बंगाल के तट पे। इसके कारण से भी बड़ी तेजी से बहुत तेज वर्षा होती है और उसके कारण भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ठीक है, इसके बाद लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, यदि किसी क्षेत्र पे लगातार बारिश हो रही है उसके कारण भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ग्लेशियर्स का पिघलना, इसके कारण भी बाढ़ आती है। बादल का फटना, बादल का फटना मतलब ये है कि कम अवधि में बहुत तेजी से बारिश होना, तो बादल की फटने की स्थिति होती है, और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके बाद आप लोगों को केदारनाथ बाढ़ का तो पता ही होगा, 2013 में उत्तराखंड की जिस तरीके से बाढ़ त्रासदी आई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बाढ़ त्रासदी आई थी। इसके बाद केरल में बाढ़ त्रासदी, उस इडुक्की पूरा डैम के बारे में, पेरियार नदी पे जो बाढ़ आई थी पिछले बार की, वो भी बहुत चर्चा में रही। इसके बाद जमीन के साथ क्या हो रहा है, जमीन में जल अवशोषण क्षमता में कमी आना। कारण क्या है, जंगल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, वनीकरण कम हो रहा है, और जो हम धीरे धीरे जंगलों को काट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं आप। इसके बाद रोड, सड़कें, सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में आप पाएंगे कि पूरा कंक्रीट बन गया है, और ऐसी स्थिति में जो वर्षा का पानी होता है वो जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता, भौम जल में वो तब्दीली नहीं हो पाता।
पाता, रिसाइकिल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं ना, जो मिंटो रेट जैसी घटनाएं होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत गंदा है और ऐसी परिस्थिति पर जल भराव बड़ी संख्या में होता है और इसके कारण भी बाढ़ की स्थिति स्थानीय क्षेत्रों में बन जाती है। इसके अलावा अधिक मृदा अपरदन के कारण भी नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना ना, या गाद की वृद्धि हो जाना, ज्यादा सिल्ट जमाओ, गाद बढ़ाओ, तो ये कुछ कारण है। लेकिन एक मानव गतिविधियां भी महत्वपूर्ण कारण के तौर पे, मानव गतिविधियां, मानव के द्वारा बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे हैं, जैसे अंधाधुंध वन कटाव। ये वन कटाव हम लगातार कर रहे हैं, जिसके कारण से भूमि जल में वर्षा का जल परिवर्तित नहीं हो पाता है और जो जंगल हैं, जंगलों के द्वारा जो तटबंध है वो भी पूरी तरीके से टूट जाते हैं नदियों के आसपास और नदियों का जल प्रवेश कर जाता है मानवीय आवास में। अब वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग करना, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों को अवरुद्ध कर देना, जो नदियों का प्रवाह है, प्राकृतिक प्रवाह है, उसको हमने अवरुद्ध कर दिया है। इसके अलावा नदी तल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानव बसाह की वजह से बाढ़ की तीव्रता और तटबंधों का निर्माण कर देना। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों पे भी मानव गतिविधियां कुछ ऐसी हैं जिसके कारण से बहुत तेजी से बाढ़ आपदा का जन्म होता चला जा रहा है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का कहना है कि लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा यदि होती है तो नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति पर बाढ़ आपदा की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। तो कारण क्या है आपके ये, और इसके कारण परिणाम बहुत आसान है, परिणाम विनाशकारी होते हैं। कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था और समाज पे गहरा प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो जीवन संकट में पड़ जाता है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं इसमें, हजारों लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो जाते हैं। अपना घर द्वार जो आप जिंदगी भर की पूंजी से एक घर बनाते हैं वो पूरा आपका समाप्त हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ से ना सिर्फ फसलें बर्बाद होती हैं, देखो फसलें बर्बाद होंगी, खाद्य सुरक्षा जैसी विभिन्न समस्याओं का जन्म होने लगता है, बल्कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें खत्म हो जाती हैं, रेल मार्ग खत्म हो जाते हैं, पुल खत्म हो जाते हैं, मानव बस्तियों, इनको भी नुकसान पहुंचता है ना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई प्रकार की बीमारियों का भी जन्म होता है। हैजा, जल का रुकाव होता है और उसके कारण से हैजा, हेपेटाइटिस, अन्य दूषित जल जनित बीमारियों का भी जन्म होता है। तो इससे भी मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, यानी कि बाढ़ के प्रभाव दूरगामी होते हैं। एक बार बाढ़ आने के बाद दूरगामी तरीके से, तो बाढ़ यदि कहीं पे आता है, इसको बाढ़ को राज्य सूची के विषय में रखा गया है। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, बाढ़ आपदा या जो डिजास्टर है, बाढ़ डिजास्टर, ये आपका राज्य सूची का विषय है और इसका पूरा का पूरा ये जो बाढ़ प्रबंधन का विषय होता है राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। तभी देखते हैं केंद्र सरकार इस पे बहुत प्रभावी काम नहीं कर पाती है और ऐसी स्थिति पे बहुत प्रभावी नीतियां नहीं होती हैं, सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास नहीं होते हैं, राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित हैं, इस कारण से उनकी नीतियां, उनके कार्य, उनके ढांचों और उनका ढुलमुल रवैया हर बार देखते हैं। आप देखें बिहार में लाखों की संख्या में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की अवहेलना भी की जाती है। वहाँ पर आप देखते हैं जो आपका पूरा का पूरा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखेंगे जो आपका संसद में जो प्रतिनिधि बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट से रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ऐसे में भी इन क्षेत्रों पे नीति निर्माण पे भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो बिहार क्षेत्र हो या फिर, तो ये सब राज्य सूची का विषय, इस कारण से राज्यों के पास ज़्यादा इनके पास तरीके नहीं है और राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार जो उनके पास संसाधन है वैसे ही वो पूरा नियोजन बनाते हैं, उसको लेकर के वो अन्वेषण क्रियान्वित करते हैं और केंद्र सरकारों से वित्तीय सहायता केंद्र सरकार यदि प्रदान कर देती है तो केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर ये, मदद पर ये टिके रहते हैं। अब इसको लेकर के ये तो हो गए बाढ़ आपदा को लेकर के क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं बाढ़ आपदा के लिए क्या क्या करना है, किस तरीके से बात करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज होती है कि जब कभी बाढ़ आती किसी क्षेत्र में, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उस क्षेत्र में हम बाढ़ समस्या को पता करें कि बाढ़ समस्या आ कहां पे रही है और बाढ़ समस्या यदि पहले पूर्वानुमान हो जाए, ऐसी तकनीकी अब आज के समय पे आ चुकी है, टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में हमें बाढ़ आपदा को लेकर के पूर्वानुमान लगाना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को उस क्षेत्र से विस्थापित किया जाए ताकि लोगों की जान हानि की समस्या खत्म हो। सबसे पहले तो काम यही करना है, पूर्वानुमान, ये पता होना चाहिए और रेस्क्यू करना है, बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करना है, उनको एक क्षेत्र से, अब जैसे आमतौर पर होता है जब चक्रवात आता है तो चक्रवात की पहले से ही जानकारी दे दी जाती है, बाढ़ का भी पूर्वानुमान संभव है। आमतौर पर होता क्या है, बिहार वगैरह में तो कोसी नदी के
साथ कोई भरोसा ही नहीं है। कोसी नदी तो ऐसी नदी है कि पता चला अभी बह रही है आपके अपने मार्ग से, कब उसका दूसरे गांव, अभी एक गांव से बह रही कल दूसरे गांव से बहने लग जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति पे भी बहुत कम संभावना होती है, लेकिन फिर भी पता होता है। और इसके लिए मैं कारण आपको बताऊंगा क्या क्या कारण है। तो आपातकालीन खोज और बचाव कार्य ये करना, घटना कमांड प्रणाली को विकसित करना, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन रखना, विभिन्न एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, और इसके बाद आपातकालीन रसद इसकी व्यवस्था करना। तो बाढ़ यदि किसी क्षेत्र में आती तो उसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सबसे पहले आपातकालीन खोज और बचाव कार्य के कार्य करना, घटना एवं कमांड प्रणाली डेवलप करना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना विभिन्न एजेंसियों के साथ, आपातकालीन रसद विकसित करना, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था करना, संबंधित बहुत सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी विकसित करके रखना। और इसके लिए सरकार को बहुत सारे क्षमता निर्माण करना होगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। सबसे पहले बाढ़ शिक्षा, लोगों को जागृत करना होगा कि यदि बाढ़ आती है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। एक एक व्यक्ति को इसको लेकर के हमें कार्य करना होगा। क्षमता विकास के लिए हमें लक्षित समूह डेवलप करना होगा, पेशेवर क्षमता का विकास करना होगा, अनुसंधान और विकास करना होगा। इसके लिए हमें बड़े स्तर पर R&D करना होगा और क्षमता निर्माण के लिए कार्य योजना बनानी होगी। अब इसके लिए करना क्या क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात हम कर सकते हैं वनीकरण को लेकर के। बच्चों, यदि वनीकरण से विभिन्न समस्याओं का समाधान है, यदि वृक्षारोपण और वनीकरण किया जाए बड़े स्तर पे, तो बाढ़ समस्या को समाप्त किया जा सकता है। कारण क्या, जो नदियों के किनारे बड़े स्तर पे यदि वृक्षारोपण हो तो तटबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे। आमतौर पे आप देखेंगे जब बाढ़ बढ़ता है, नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उसका तटबंध टूटता है, इसके बाद वो पानी मानवीय बस्तियों में प्रवेश करता है। आमतौर पे जहाँ से नदी बह रही होती है वो मानवीय आवासों से काफ़ी निचला हिस्सा होता है। आमतौर पे मानवीय आवासों से निचला हिस्सा होता है। नदी हमेशा निचले हिस्से पे, समुद्र तल पे बहती है। ऊंचाई वाले हिस्से पे वो नदी धीरे धीरे कटाव करती रहती है और वो अपने समुद्र तल के नीचे नदी नहीं बहती। नदी का जलस्तर समुद्र तल के नीचे नहीं बह सकता, नदी समुद्र तल के बराबर से बहती है। लेकिन क्या होता है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के कारण से उसका जलस्तर बढ़ता है और तटबंध टूट जाते हैं। तटबंध टूटने के कारण से वो जो पूरा का पूरा जल है मानवीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसी स्थिति पे यदि हम वनीकरण कर दें, बड़े स्तर पे वृक्षारोपण कर दें, तो बाढ़ समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे प्रभावी समाधान है वो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण, जिसका कार्य है कि जिन नदियों पे ज्यादा शंका है, और ऐसा काम लगातार किया भी जा रहा है। जैसे दामोदर नदी घाटी में पूरी की पूरी परियोजना चलाई गई, बाढ़ उद्देश्य, है ना। और दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहलाती थी, उसकी समस्या का समाधान हुआ। कोसी में भी किया गया, लेकिन अभी भी उस समस्या का समाधान, कारण क्या है कि आगे चल के इनकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है कि हम जो है जल को बहुत लंबे समय तक रोक पाए, है ना। तो ऐसी हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि हम रिजर्वायर की क्षमताएं इतनी विकसित कर सकें। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण, जिससे बाढ़ प्रबंधन को लेकर काम किया जा सके। तटबंधों का निर्माण करना, तटबंधों का निर्माण करने से भी, जो तटबंध है, देखिए आमतौर पे क्या होता है, मिट्टी के तटबंध बनाए जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें पत्थर और कंक्रीट के जाल युक्त तटबंध बनाने होंगे। मैं आपको एक यहाँ पर जो है एक इमेज भी अभी दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, ये देखिए ये तटबंध है, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स लगे हुए हैं और इन बोल्डर्स को हमने किससे कर दिया है, जाल से पूरे के पूरे बोल्डर्स को ढक दिया है। तो यदि हम ऐसा विकसित कर पाएंगे तो नदी का तट आसानी से नहीं टूटेगा। ये बोल्डर्स को कहाँ तोड़ के ले जाएगी नदी, है ना। तो यदि मिट्टी के तटबंध बनाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति पे नदी बहुत आसानी से तोड़ के मानवीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन यदि हम बोल्डर से बना देंगे तो बोल्डर से बनाने के बाद और जाल से इसको पूरे के पूरे इस पूरे हिस्से को, ताकि इसका धसाव ना हो जाए नदी पे, जाल से इसको पूरी तरीके से कस दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति पर भी यदि जल स्तर बढ़ेगा तो ये पूरा हिस्सा बहुत पक्का हो जाएगा। तो तटबंधों का निर्माण कर दें तो इसके बावजूद भी तटबंध टूटेंगे नहीं और नदियां पहुंचेंगी नहीं, ठीक है। इसके बाद गाद की लगातार सफाई होनी चाहिए बड़े स्तर पे। और देखिए गाद की सफाई करने पे, गाद का मतलब नदी का जो तलहटी है उस हिस्से की सफाई होनी चाहिए, सिल्ट लगातार निकालते जाना चाहिए। यदि गाद की सफाई होगी तो बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा, मिट्टी की उपलब्धता हो जाएगी। देखो जो मिट्टी निकलेगी, एक तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियों की मिट्टी जो है ये बहुत उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये कृषि के लिए बाकायदा खाद का भी काम कर सकती है। और ऐसी स्थिति में विभिन्न जहां पर
पर मिट्टी की सर्वाधिक जरूरत होती है वहां पर हम मिट्टी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे ईंट निर्माण, ईंट भट्टों के काम पे भी मिट्टी को आपको जरूरत पड़ती है, यहां से आप पहुंचा सकते हैं। तो और विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पुल बनाते हैं, ओवरब्रिज बनाते हैं या हाईवे बनाते हैं, वहां पे हर जगह मिट्टी की जरूरत होती है। तो इन जितनी भी गाद की सफाई से मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, जल और बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नदी का जो घाट, उसकी तलहटी है वो लगातार जो है क्या हो जाएगी, वो नदी की तलहटी पूरी तरीके से हमेशा हर बार सफाई होती रहेगी, तो उसमें जल धारण क्षमता ज्यादा रहेगी। इसके बाद जल मार्ग और परिवहन का भी विकास होगा। यदि हम ये करेंगे तो हमारे यहाँ पर जल परिवहन की व्यापार संभावनाएं, उनका भी विकास होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात की जाती है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना का भी उद्देश्य यही है कि हमें विभिन्न नदियों को आपस में एक नदी ग्रिड बना देना है। नदी ग्रिड बनाने से जिन नदियों में जल ज्यादा होता है, अतिरिक्त जल उन नदियों तक पहुंचा दिया जाए जहां पर सूखे की स्थिति होती है। एक साथ दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, एक तरफ देश में बाढ़ आ रहा होता है, दूसरी तरफ सूखा आ रहा होता है, तो हमें नदियों को आपस में जोड़ना है। इसको लेकर के भारत की विभिन्न नदियों को लेकर के पूरी एक परियोजना बनाई गई है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की नदियों को कैसे जोड़ा जाए। तो इससे जल परिवहन भी विकसित होगा। तो नदी जोड़ी परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या क्या हो सकते हैं, इसके अलावा जो हमें डेवलपमेंट करना है, जो हमें कार्य करना है, इसके लिए एक होता है पोरस कंक्रीट। पोरस कंक्रीट जैसे कि हम मान लीजिए सड़कों का निर्माण करते हैं या फिर कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि यदि वर्षा का पानी आता है तो सीधा क्या हो जाए, उसी कंक्रीट के माध्यम से इधर उधर ना भरे, नालियों की जरूरत ना पड़े, वो पोरस कंक्रीट के माध्यम से कहाँ चला जाए, भौम जल में तब्दील हो जाए, जमीन के अंदर चला जाए और रिसाइकिल करके उसका यूज कर सके। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे तकनीकी का उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पोरस ड्राइवे मटेरियल्स को यूज करेंगे, इससे भी हमारी बाढ़ समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शहरों के साथ बड़ी दिक्कत है। बड़ी संख्या में जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, इन शहरों में भी नदियों पे अपार मात्रा में जल की अतिरिक्त मात्रा भेजी जाती है, कारण यहाँ पे बड़ी संख्या में आबादी रहती है। तो क्या होता है कि जो ये पूरा का पूरा इन क्षेत्रों पे जल भराव, मतलब शहर भी जल का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको बोलते हैं, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको बोलते हैं हम स्पॉन्ज सिटी। स्पॉन्ज सिटी का विकास कर सकते हैं। और स्पॉन्ज सिटी में होता क्या है, जल को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी किसी शहर का जल उसी शहर में प्रवेश कर सकता है। और इसके लिए बड़े बड़े जलाशय और बड़े ऐसे पूरा एक सिस्टम डेवलपमेंट होता है जिसके माध्यम से जो अतिरिक्त जल होता है यहाँ प्रवेश करके भौम जल में तब्दील होता है। और भौम जल में तब्दील होने के बाद या फिर उसको किसी भी रूप में हम क्या करें, उसी शहर के लिए प्रयोग कर लें, नदियों तक जाने से रोक दें। तो एक पूरा का पूरा ये मैकेनिज्म और स्पॉन्ज सिटी का विकास करना, इससे भी हमारे यहां पे जल की समस्या का निदान हो जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वो है विल पावर, सरकार की करने की क्षमता। सरकार यदि कार्य करना चाहती है तो यदि आप इन बिंदुओं पर भी ध्यान दें तो भी बाढ़ आपदा जैसी ये हर साल जिसमें लाखों की संख्या में लोग परेशान होते हैं, इनकी समस्या का पूर्ण समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का विषय था हमारी बाढ़ आपदा। और बाढ़ आपदा को लेकर के जो भी कार्य किए जा सकते हैं उसको लेकर के आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। ये बाढ़ नहीं है लेकिन जल भराव की स्थिति है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो आसपास के घर हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, यदि जल का स्तर लगातार बढ़ता जाए, लगातार 5-6 दिन बारिश हो जाए तो दिल्ली की स्थिति इससे बहुत दुर्लभ हो जाती है। मतलब ये भी अपने आप में बाढ़ ही है ना। पता चला जो आप कार लेके चल रहे हैं अब उसको नाव में तब्दील करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति बहुत बड़े स्तर की दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, जो विभिन्न मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, हर जगह पे देखने को मिलती है। और भारत का पूरा आर्थिक गतिविधियां रुक सी जाती हैं। तो ये इस पे काम करना जरूरी है। सरकार को ऐसी पॉलिसी और नीतियां बनानी जरूरी है कि इन चीज़ों पे काम किया जाए ताकि हजारों हजार साल तक किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा के लिए हम लड़ सकें, खड़े हो सके। हम यदि इन्हीं मुद्दों पे डूबे रहेंगे, अभी देख रहे हैं चाइना पे भी बड़ी तेजी से बाढ़ आई, चाइना का हिस्सा भी वहाँ पर भी। तो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना है और बहुत सारे देशों ने ऐसा काम किया है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत आसानी से समस्याओं का समाधान कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपसे को प्रारंभ करते हैं आपकी जो विषय वस्तु हमने शुरू की थी।